Hello students. So as we have already completed our ninth chapter, हमने अपना नाइन्थ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था जो कि था फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है ग्रेविटेशन. तो बेसिकली ग्रेविटेशन होता क्या है? तुमने सुना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह वगैरह. तो इसका मीनिंग क्या है ग्रेविटेशन? तो इसमें हम यही इसके बारे में पढ़ेंगे. डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, क्या क्या है वो सब इस चैप्टर में हम देखेंगे. तो इसका इंट्रो देखें. इन चैप्टर 8 एंड 9 वी हैव लर्नड अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोर्सेस एज द कॉज ऑफ मोशन. वी हैव लर्न दैट अ फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जैसे कि हमने 8 चैप्टर और 9 चैप्टर में हमने पढ़ा है कि किसी भी मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड या डायरेक्शन को चेंज करना है तो हमें उसको डिस्टर्ब करना होगा, मतलब हमें उस पर फोर्स अप्लाई करना होगा. ठीक है, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ. वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन, द मून गोज अराउंड द अर्थ. जैसा कि अगर सपोज़ करो तुम छत पे हो, अपनी घर की छत पे, और तुम ऊपर से कोई एक फेंकते हो बॉल या कुछ भी ड्रॉप करते हो नीचे की तरफ, तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों आती है, वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाती? तो ये किसने किया था? न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले. और हमने देखा है कि जो सारे प्लैनेट्स हैं हमारे आसपास वो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं. और जो हमारा मून है वो हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है. तो ये क्यों होता है सब? ये सब ग्रेविटेशन की वजह से होता है, और हम इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं कि इतना सब ये क्यों होता है. ठीक है. द प्लैनेट्स एंड द मून, आइजैक न्यूटन कुड ग्रेस्प द सेम फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज, दिस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स. और आइजैक न्यूटन, एक साइंटिस्ट था बॉटवर न्यूटन, उसने बताया था कि ये सब सिर्फ एक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं जिसको, उसकी वजह से होता है सारे कंसेप्ट से घूम रोटेशन वगैरह सब कुछ. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द ग्रेविटेशन एंड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. वी शैल डिस्कस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ. वी शैल स्टडी, और ये सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इसमें यही बताया गया है कि जो भी ये सब कुछ होता है ये क्यों होता है, वही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो अब पहला आता है हमारा कि ग्रेविटेशन क्या होता है. ग्रेविटेशन, व्हाट इज़ ग्रेविटेशन? ठीक है. वी नो दैट द मून गोज़ अराउंड द अर्थ. जैसे कि हमें पता है कि मून जो है वो सन अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है. एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोज अपवर्ड्स रीचेज अ सर्टेन हाइट एंड देन फॉल्स डाउनवर्ड. और हमें पता है कि जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक सर्टेन हाइट पे जाके फिर वापस ही नीचे की तरफ जाता है. किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. ठीक है. इट इज़ सेड दैट व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री एन एप्पल फॉल्स ऑन हिम. और ये एग्जांपल तो सभी ने सुना होगा कि न्यूटन ने इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी कब की थी कि वो एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से फिर एक एप्पल टूटा, उसकी सर पे गिरा, तो उसको फिर ये आइडिया हुआ कि ये नीचे ही क्यों आया एप्पल, मेरे सर पे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया. तो वहीं से उसने स्टार्टिंग की और ये डिस्कवरी वगैरह की, रिसर्च वगैरह की. उसको बाद में पता चला उसने कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका उसने बाद में कह सकते हैं कि डिस्कवरी की, रिसर्च वगैरह करके. दी फॉल्स ऑन एप्पल. और इसमें ये बताया गया है कि मतलब मून जो है वो क्यों लगाता है चक्कर, वो नीचे क्यों नहीं गिरता, सब कुछ इसमें यही हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब ही समझ लेना कि कोई भी चीज़, अगर सपोज करो दो मास हैं, दो बॉडी हैं, एक का मास ज़्यादा है एक का मास कम है. सपोज करो तुम्हारे पास दो बॉल हैं, एक का मास है 1 kg, दूसरे का 2 kg. तो ये याद रखना कि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो 2 kg वाली बॉल है वो 1 kg वाली बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. ये जो फोर्स लगता है ये मास की वजह से लगता है. ठीक है. इस मास की वजह से फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है.
जैसा कि मैंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, मतलब अट्रैक्ट करता है, कभी भी रिपेल नहीं करता। तो ये आपको बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करता है। उसके बाद आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक यूनिवर्सल लॉ होता है ग्रेविटेशन का जो हर किसी जगह अप्लाई होता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी other object with a force which is proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of distance between them. The force is along the line joining the center of the 2 points. अब ये सपोज करो आपके पास दो बॉल हैं, ठीक है, एक तो ये हो गई और दूसरी ये हो गई, ठीक है, ये दोनों आपके पास बॉल हैं। अब ये भारी बॉल है, ये हल्की है, मतलब इसका मास ज़्यादा है ए बॉल का, बी बॉल का मास कम है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो ए बॉल है वो बी बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि मैंने बताया जिसका मास ज़्यादा होता है और जिसका मास कम होता है, कम वाले मास को ज़्यादा वाला मास अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो है डी, ये वाली डिस्टेंस ये डी है, ठीक है। तो अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड करूँ इन दोनों बॉल के बीच में, ए बॉल और बी बॉल के बीच में, तो उसका फॉर्मूला होता है एफ इजक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। एम मतलब इस कैपिटल एम मतलब इसका मास, स्मॉल एम मतलब बी बॉल का मास, डी मतलब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, और जी एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं इसको। इसकी वैल्यू एक फिक्स होती है ये, क्योंकि एक कांस्टेंट है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका ये फार्मूला बन गया हमारे पास एफ इजक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मास पे, ये आपको ध्यान रखना है। ये चार्ज पे इंडिपेंडेंट होता है, मतलब चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। और ये फॉर्मूला आया कैसे? अब ये है दिया गया है कि इसमें बताया कि जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो दोनों जो मास होंगे, दोनों बॉल के मास या दोनों ऑब्जेक्ट के मास, उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एम किसका है? पहले वाले का, और स्मॉल एम किसका है? दूसरी वाली बॉडी का मास। कैपिटल एम पहली वाली बॉडी का मास, स्मॉल एम दूसरी बॉडी का मास। तो एफ किसके प्रोपोर्शनल होगा? इनके मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो एफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनकी डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? डी, तो उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को मर्ज कर दें तो क्या बनता है? एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, और एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाता है जी जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, ठीक है। तो ये क्या इक्वेशन बन गई हमारी? एफ इज इक्वल टू जी, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम एम अपॉन डी स्क्वायर। ये फोर्स फाइंड करने का, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला है। और ये यहाँ पे आइजैक न्यूटन के बारे में बताया है। अगर किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट है साइंस में तो इसको पढ़ सकता है। वैसे ये सबको पढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट आएगा, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा दिया हुआ है इसमें सारे में, है ना। उसके बाद ये वही जी की वैल्यू दी हुई है, कितनी थी? 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ये इसकी यूनिट है, ठीक है, विद यूनिट। ये इसकी वैल्यू है, किसकी? जी की। ये जी की वैल्यू है विद यूनिट। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखनी है। वैसे तो क्वेश्चन में दी होती है, वैसे गिवन पर कभी कभी नहीं होती, तो आपको याद रखनी है। एक होता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ मैंने आपको पहले बताया। इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है कि जब कोई फोर्स, उसके अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। तो मेरे कहने का मतलब है इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है कि जब कोई फोर्स किसी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, समझ रहे हो, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो हम कह सकते हैं कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर कोई और सा फोर्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। यहाँ पे देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं रहा है ना, है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एफ के, तो मतलब ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एक बार देख लेना, इजी हैं, हो जाएंगे। ओके। उसके बाद हम
स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब एक इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? जो हमने अब यूनिवर्सल लॉ पढ़ा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब इसकी इम्पोर्टेंट भी तो पता होनी चाहिए ना। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड सेवरल फिनोमिना विच वर बिलीव्ड टू बी अनकनेक्टेड। जो यूनिवर्सल लॉ था ना ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था ये जो गिवन पॉइंट से नीचे। पहला पॉइंट क्या है? द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। ये एक ऐसा फोर्स है जो हमें अर्थ के साथ जोड़े रखता है। ठीक है, अगर ये ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होगा ना तो हम अर्थ पे चल भी नहीं पाएंगे आराम से, हम हवा में उड़ने लगेंगे ऐसे ऐसे। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हम अर्थ के ऊपर रुक पाते हैं, चल पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे और अर्थ के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। और मैंने बताया था जिसका मास ज़्यादा होता है वो अपने से कम वाले मास को अट्रैक्ट करता है। तो अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है और हमारा मास बहुत कम है, तो हम इससे चिपके रहते हैं, अट्रैक्ट हुए रहते हैं। मतलब समझ रहे हो? द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। और ये भी एक्सप्लेन करता है कि मून जो है, चंदा मामा हमारे, वो अर्थ के चारों तरफ कैसे रोटेट कर रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। और ऑब्वियसली जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ क्यों घूम रहे हैं? द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन। और जो टाइड्स होते हैं मून और सन की वजह से, उसको भी एक्सप्लेन कर पाता है। इसके बाद ही ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हुई हैं ईज़िली। ये चारों पॉइंट्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही एक्सप्लेन हो पाए हैं, ये चारों। ठीक है, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है, कह सकते हैं हम। फ्री फॉल। अब एक नया कंसेप्ट टाइप में आता है, फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। और ये एक एक्टिविटी है, इट इज़ अ सर्टेन एंड स्टार्टिंग फॉलिंग डाउन। ये एक्टिविटी है, एक बार ट्राई कर लेने तो आप कर सकते हो। पत्थर के साथ ट्राई करनी है, पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकना है, वो नीचे की तरफ आएगी। वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। Whenever object falls towards the earth under the force alone, we say that object are in free fall. Is there any change in the velocity of falling object? अब फ्री फॉल का मतलब क्या है? सपोज करो कि हमने कुछ ऊपर पत्थर फेंका, ठीक है, वो एक सर्टेन हाइट पे जाके रुक जाएगा, फिर वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगा। तो अगर हमने एक पत्थर ऊपर की तरफ फेंका और वो सर्टेन हाइट पे जाने के बाद फिर वहाँ से नीचे आना जब स्टार्ट होगा ना, तो जैसे ही वो नीचे आएगा मतलब वो फ्री फॉल है। उस पर कोई भी उसको हम पकड़ नहीं रहे या उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, एक्सटर्नल फोर्स, वो फ्री फॉल नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ गिरता चला जाएगा ना। या फिर दूसरा एग्जांपल है कि तुम छत पे खड़े हो तुम और छत पे से कूद जाओ। वैसे कूदना मत कोई भी छत पे से, लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, छत पे से जैसे कूद गए तो तुम मतलब फ्री फॉल नीचे आ रहे हो, फ्री फॉल है वो। ठीक है, तो उसको भी हम फ्री फॉल ही कहेंगे। वो एक फ्री फॉल का एग्जांपल है, मतलब किसी ने तुम्हें पकड़ा हुआ नहीं है ना, तुम किसी रस्सी वगैरह रोप से बंधे हुए हो, फ्री फॉल ऐसे ही नीचे आ रहे हो। तो अब इसमें बताया कि अगर ऐसा हम किसी पत्थर को ऊपर से फेंकें तो उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज होगा? ये एक सोचने वाला क्वेश्चन है ना। वाइल फॉलिंग देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बट ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन देयर विल चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। देखो डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर ऊपर से तुम्हें पत्थर फेंका या तुम कूदे ऊपर से छत से, कूदना मत, पहले बता रहा हूँ, कभी ये ट्राई करने लगो, ये एक्टिविटी नहीं है, जस्ट एन एग्जांपल है। तो क्या होगा कि तुम्हारी डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी, लेकिन जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें अर्थ अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ। और एक एसलेशन भी होता है ऊपर से, जब तुम नीचे कूदते हो या नीचे पत्थर फेंकते हो, उसको जी कहते हैं। उसके लिए होते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि इतनी एसिलरेशन की वैल्यू होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। उसको कहते हैं एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तुम्हारी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, मतलब इंक्रीज़ होती रहेगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा ऐसे ऐसे तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होती रहती है, एसिलरेट होती रहती है। एसिलेशन का मतलब समझाया था ना, जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है, वी नो द सेकंड लॉ ऑफ मोशन वगैरह वगैरह,
ये दोनों को जी की वैल्यू निकाली है इसने। देखो हम एफ़ को एम जी भी लिख सकते हैं, और एफ़ का फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा था, तो दोनों को इक्वेट करके जी की वैल्यू आ गई यहाँ पे। बस सिंपल है, और कुछ नहीं किया इसमें, जी की वैल्यू ही फाइंड की है। ठीक है, अच्छा तो हम ये देख लेते हैं जी की वैल्यू कैसे फाइंड की थी। देखो एफ इक्वल टू एम जी होता है, और एफ़ का फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स वाला हमने ये निकाला था, ये राइट हैंड साइड जो है। तो इनको दोनों को इक्वेट करा, एम जी इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। एम से एम कट गया तो क्या बचा, इस कैप स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। ये एक जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास बन के। क्या है, जी इक्वल टू कैपिटल जी, ये जी क्या है, स्मॉल जी ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी है हमारा कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.67 बताई थी ना मैंने ऊपर, आई थी अभी। ठीक है, तो अब इसको ये हमारे पास जी का फॉर्मूला आ गया। और अगर हम जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, जी की इस कैपिटल जी की वैल्यू रखते हैं, एम की वैल्यू रखते हैं, मतलब अर्थ की निकालें अगर हम अर्थ की कैलकुलेट करते हैं, तो ये अर्थ की रेडियस रख दी 6400 किलोमीटर होती है, आपको पता होगा। ये हमने मास रख दिया अर्थ का 6×10⁻24 kg। ये कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 × 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इनको पुट करने के बाद जी की वैल्यू जो आती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। मैंने आपको बताया था ना अभी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी एक कांस्टेंट है। अर्थ के लिए ये 9.8 मीटर है पर सेकंड स्क्वायर है, और किसी और प्लेनेट पे जाए अगर मून वगैरह तो वहाँ पे अलग होती है। हर प्लेनेट की अलग अलग वैल्यू होती है, उसके प्लेनेट पे डिपेंड करती है, उसके साइज़ पे, मास पे। ठीक है, कि वो कितना बड़ा प्लेनेट है। उसके बाद है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। ये एक हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन को पढ़ेंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस से अर्थ पे होते हैं कुछ मोशंस, उस पे ही बेस्ड ये कुछ एक एक्टिविटी है। इसको ट्राई करना बहुत इजी है, हो जाएगा आसानी से। तो हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे अब अपने नेक्स्ट सेशन में, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्रेविटेशन क्या होता है, सिंपल उसकी डेफिनेशन, उसके बाद इसके कुछ कंसेप्ट वगैरह सिंपल सिंपल से देखे। फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता, उसका फॉर्मूला क्या था। फिर ये इसकी बायोग्राफी दी हुई आइजैक न्यूटन की। उसके बाद ये वो था यूनिवर्सल लॉ फॉर्मूला, वो देख लिया हमने। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फिर उसका फ्री फॉल, ये हमने फ्री फॉल देखा था। और ये फिर इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो था ना जी स्मॉल जी, ये हमने इसकी वैल्यू देखी थी फिर, कि वैल्यू इसकी कितनी होती है, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। ये आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है, ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट सेशन।